आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों की नज़रों से दूर रहती है, लेकिन ये भारी उद्योगों की असली जीवन रेखा है। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के अंदर बिजली के उस विशाल और बेहद जटिल वितरण नेटवर्क की, जो इन भीमकाय मशीनों को दिन रात चलाता है। इस कमाल की इंजीनियरिंग को करीब से समझना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे हैवी इंडस्ट्रियल लोड से, फिर समझेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल लोड्स का अंतर, उसके बाद कैप्टिव पावर प्लांट्स, प्लांट लोड फैक्टर, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन और आखिर में ट्रांसमिशन और व्हीलिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ड्राइविंग हैवी इंडस्ट्रियल लोड्स। आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बिजली का असल इस्तेमाल होता है, यानी वो भारी भरकम मशीनें। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आता है, पुल आउट टॉर्क। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई सिंक्रोनस मोटर अपनी ताकत की हद यानी मैक्सिमम टॉर्क को पार कर ले तो उसका अपनी चाल से तालमेल टूट जाता है। इस स्थिति को स्लिप अप पोल कहते हैं। इसके बाद मोटर अचानक एक आम इंडक्शन मोटर की तरह बर्ताव करने लगती है, बहुत ज्यादा करंट खींचती है और फिर मोटर को जो भयानक नुकसान हो सकता है उसका आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब इन मोटरों की शुरुआती लागत और इनको लगाने का झंझट इतना ज्यादा होता है तो इनका इस्तेमाल ही क्यों किया जाए? खैर, इसका जवाब इनके शानदार फायदों में छिपा है। ये मोटरें एकदम सटीक स्पीड कंट्रोल देती हैं, जो इस तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए संजीवनी की तरह है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे सिस्टम के पावर फैक्टर को सुधार देती हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप की समस्या ना के बराबर रह जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ, एसेंशियल बनाम नॉन एसेंशियल लोड। आखिर एक विशाल प्लान किसी बड़ी आपदा से बचने के लिए अपनी इतनी भारी ऊर्जा जरूरतों को मैनेज कैसे करता है? जरा सोचिए, अगर किसी विशाल प्लांट में अचानक पावर कट हो जाए, आप पूरा का पूरा प्लांट तो बंद नहीं कर सकते ना। इसीलिए लोड्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एसेंशियल यानी वो बेहद जरूरी हिस्से जो हर हाल में चलते रहने चाहिए। अगर ये रुके तो कोक ओवन से खतरनाक गैस लीक हो सकती है या लिटरली ब्लास्ट फर्नेस के ट्यूरेज डैमेज हो सकते हैं। इन जानलेवा हादसों से बचने के लिए इन्हें प्लांट की अपनी अंदरूनी बिजली से जोड़ा जाता है, जबकि नॉन एसेंशियल लोड्स को बाहर के ग्रिड पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनके रुकने से कोई बड़ा खतरा नहीं होता। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि इन एसेंशियल लोड्स को पावर आखिर मिलती कहाँ से है। हमारा अगला सेक्शन है इनसाइड कैप्टिव पावर प्लांट्स। ये पावर प्लांट्स, जिन्हें सीपीपी कहा जाता है, किसी भी स्टील प्लांट का अपना खुद का निजी बिजली घर होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये बाहर के राज्य ग्रिड पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होते। ये प्लांट के अंदर ही कोयले या बाय प्रोडक्ट गैसों का इस्तेमाल करके एकदम भरोसेमंद और आज़ाद बिजली पैदा करते हैं। एक तरह से ये प्लांट का धड़कता हुआ दिल है। इसमें बिजली बनने का पूरा प्रोसेस किसी शानदार कहानी जैसा है। बॉयलर में ईंधन जला, पानी खौला और फिर उस हाई प्रेशर भाप ने टरबाइन के विशाल ब्लेड्स को घुमाकर जनरेटर से बिजली पैदा कर दी। लेकिन असली इंजीनियरिंग तो इसके बाद दिखती है। जो भाप बच जाती है उसे कंडेंसर्स के जरिए वापस पानी बनाकर फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता है और एक्स्ट्रा भाप को कोक ओवन एग्जॉस्टर्स में भेज देते हैं। मतलब ऊर्जा की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। अब जब प्लांट के अंदर इतनी बिजली बन ही रही है तो उसकी कार्यक्षमता को मापना भी तो जरूरी है ना। सेक्शन 4, प्लांट लोड फैक्टर एक्सप्लेन्ड। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 60 मेगावाट का जनरेटर है और वो पूरे साल भर बिना रुके औसतन 57 मेगावाट बिजली पैदा करता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसकी एफिशिएंसी निकलकर आती है एक शानदार 95%। बस इसी प्रतिशत को टेक्निकल भाषा में प्लांट लोड फैक्टर यानी पीएलएफ कहा जाता है। सिंपल शब्दों में एक्चुअल जनरेशन को टोटल कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए। हर इंजीनियर के लिए ये किसी रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जिससे वो ये तय करते हैं कि उनका कैप्टिव पावर प्लांट कितना रिलायबल और एफिशिएंट है। चलिए अब उस थोड़े नाजुक पल की बात करते हैं जब प्लांट के अंदर पैदा हुई ये आज़ाद बिजली बाहरी दुनिया के विशाल ग्रिड से टकराती है। सेक्शन 5, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन एंड आइसलैंडिंग। आपको क्या लगता है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के नियम इतने कड़े क्यों होते हैं? आखिर दो वायर्स ही तो जोड़ने हैं।
जी नहीं, प्लांट के बाहरी इक्विपमेंट एक साथ अंदरूनी और बाहरी दोनों ग्रिड से बिजली लेते हैं। अगर बिना पूरी सावधानी के इन्हें जोड़ दिया जाए तो वोल्टेज के मामूली अंतर से भी खतरनाक सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो सकता है, जिससे भयंकर फ्लैशओवर होने के चांस रहते हैं। इसी खतरे को टालने के लिए कुछ कंडीशंस का स्पॉट ऑन होना बेहद जरूरी है, जैसे कि वोल्टेज का डिफरेंस 10% के अंदर हो, फेज एंगल 20 डिग्री से जरा भी ज्यादा ना हो और फ्रीक्वेंसी का अंतर ठीक 0.11% हो। इन सब पैरामीटर्स को एक सिंक्रोस्कोप नाम की डिवाइस से चेक किया जाता है। जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है तभी सर्किट ब्रेकर्स को जोड़ा जाता है। लेकिन क्या हो अगर बाहर के मेन ग्रिड में ही कोई गड़बड़ हो जाए? यहीं पर एंट्री होती है आइलैंडिंग के कॉन्सेप्ट की। जैसे ही बाहरी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी डगमगाती है, प्लांट तुरंत खुद को बाहरी दुनिया से काट लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने किले पर हमला होने पर उसके बाहरी दरवाजे बंद कर दिए जाते हों। इससे ये सुनिश्चित होता है कि प्लांट के अंदर मौजूद जरूरी मशीनों को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहे। खैर, अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर, ट्रांसमिशन एंड पावर व्हीलिंग। इतनी विशाल मात्रा में पैदा की गई बिजली आखिर प्लांट के चप्पे चप्पे तक पहुंचती कैसे है? जनरेट होने के बाद बिजली को ट्रांसफार्मर के जरिए ग्रिड के लेवल तक स्टेप अप किया जाता है और फिर अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स की ज़रूरत के हिसाब से उसे 11 किलोवोल्ट, 6.6 किलोवोल्ट या 440 वोल्ट्स में डाउनस्ट्रीम बांट दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही सावधानी से बुने गए जाल की तरह काम करता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बाद से ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्लांट के पास एक्स्ट्रा बिजली है तो वो उसे सिर्फ अपने पास नहीं रखता, बल्कि ज़रूरतमंद प्लांट्स को व्हील कर सकता है, यानी भेज सकता है। जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट ने भिलाई, विश्वेश्वरैया आयरन और सलेम स्टील प्लांट को सफलतापूर्वक पावर सप्लाई की थी। इस पूरे सिस्टम की विशालता को समझने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, भारी उद्योगों को सुरक्षित रूप से चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास इंजीनियरिंग है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जिस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। जैसे जैसे भविष्य में पावर की डिमांड आसमान छूएगी, तो क्या ये इंडस्ट्रियल ग्रिड्स अपने इस बारीक संतुलन को ऐसे ही बनाए रख पाएंगे, या हमें कुछ पूरी तरह से नई तकनीकों की जरूरत पड़ेगी? इस विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।